महान राजनीतिक विश्लेषक सुहास पालिसीकर ने लिखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा में विपक्ष के पूछे गए सवाल का कुछ न कुछ जवाब देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर जवाब नहीं देना था तो खंडन जरूर करना था। मध्यम वर्गीय वोट, खासकर शहरीय वो मध्यम वर्गीय वोट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ सुथरी छवि का नेता मानते थे और किसी भी मसले पर उन्हें बोलते देखना पसंद करते थे, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद जिस तरह से चुप्पी साध लिया और 24 जनवरी से लेकर आज तक इस मुद्दे पर चुप हैं, खामोश हैं, शांत हैं, ये बताता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। नरेंद्र मोदी के साफ सुथरे सफेद कुर्ते पर कहीं न कहीं दाग लगता दिखता है। इसीलिए शहरी मध्यम वर्गीय लोग अब उन्हें शक की निगाह से देखने लगे हैं। चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, चौक चौराहे पर ये चर्चा होने लगी है कि क्या नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रकरण में कहीं सम्मिलित तो नहीं है, कहीं उनके दामन पर कोई दाग तो नहीं है। और उनके नहीं बोलने के बाद ये शक और बढ़ता जा रहा है। वो जितने दिन इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, इसका खंडन नहीं करेंगे, शक का दायरा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार की राजनीतिक ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की रातों की नींद गायब कर रखी है। पूरा भाजपा छटपटा रहा है। ये वो भाजपा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी एक सीट कमने के बाद या एक सीट से सरकार जहां गिर रही थी, जहां नहीं बन रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। मतलब जो हमसे सहमत नहीं है वो कभी भी भाग सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, मैं उनको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार या भाजपा पार्टी हर जगह से जिस तरह से खरीद फरोख्त करती दिखी और भाजपा महाराष्ट्र में जिस तरह से शिंदे गुट को बाहर निकाल आए, आसाम में जिस तरह से उन्हें रखा गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चाबी देना टाइट किया है, ये सारे शहरी मध्यम वर्गीय भाजपा समर्थक के गले नहीं उतर रहा है। दूध में मक्खी पड़ चुका है। और दूसरा वाकया हुआ यूपी विधानसभा में जब अखिलेश यादव को योगी जी ये कहते हैं कि तुमने कभी बाप का सम्मान नहीं किया,
या तेरा बाप बलात्कारियों के बारे में बयान दिया कि जवानी में थोड़ा बहुत गलती हो जाया करती है, तो फिर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण या पद्म श्री का सम्मान क्यों दिया भाजपा? नरेंद्र मोदी उनके निधन पर आंसू बहाते क्यों नजर आए? योगी आदित्यनाथ अखिलेश के पहुंचने से पहले सेफई क्यों पहुंच गए? या वो गलत थे तो उनको पद्म श्री का पुरस्कार नहीं देना चाहिए था? अगर वो सही है तो इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। अगर वो गलत है तो तमाम तरह के दिए गए पुरस्कार को वापस क्यों नहीं किया जा रहा? ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड है जिनके सवाल के जवाब आपको तलाशने होंगे। मैं आपको बताता हूँ वो वाक्या जिसे सुनने के बाद कोई पर्दा शेष नहीं रह जाएगा। दोस्तों, देवरिया के जेल में माफिया अतीक अहमद बंद था और उस समय योगी आदित्यनाथ पार्ट 1 सरकार चल रही थी। एक युवक को अगवा किया जाता है और फिर जेल का दरवाजा खुलता है। फिल्मों में जिस तरह आप देखे हैं उसी तरह का पूरा मंजर सजा हुआ था और वहाँ सारे जेल अधिकारी, पुलिस अधिकारी हाथ बांधे खड़े थे और जिस व्यक्ति को किडनैप करके ले गया उनसे उनका पूरा जायदाद लिखवा लिया गया। उनको बुरी तरह से पीटा गया और फिर आकर के उनके गुंडे ने बाजार में उन्हें फेंक दिया। इस पर इतना बड़ा बवाल हुआ कि देवरिया के जेल से उसे इलाहाबाद शिफ्ट किया गया और फिर बाद में गुजरात के जेल भेजना पड़ा। उसी अतीक अहमद के गुर्गे ने क्षमा कीजिए उसी अतीक अहमद के गुर्गे ने राजू पाल के गवाही देने वाले उमेश पाल के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। वो विधायक थे और उनका गवाही उमेश पाल देकर आया था। वो तंग गलियों में भागने की कोशिश की लेकिन उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ये माफिया राज नहीं तो क्या है? माफियाओं को सबक सिखाने की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ के शासन व्यवस्था में गरीबों पर बुलडोजर चलता है, गरीबों को आग के हवाले कर दिया जाता है और माफिया खुलेआम घूम रही है। लेकिन मीडिया बिहार को जंगल राज कहता है, बाबा की यूपी को जंगल राज कहने की हिम्मत नहीं है उनमें। गाना गाती है नेहा सिंह राठौर तो उनको नोटिस थमा दिया जाता है। पवन खेरा ने बोल दिया कि गौतम का दास। अब मोदी गौतम के दास हैं या गौतम मोदी के दास हैं। जनता इस चीज को समझने लगी है कि कौन किसके दास हैं और कौन किसके खास हैं। अब सारे पर्दे हटने जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डटने जा रहे हैं। महाराष्ट्र का जैसे ही फैसला अगर उद्धव के समर्थन में आ गया, पूरा देश में मैसेज आएगा
और पूर्णिया से लालू प्रसाद यादव ने जो हुंकार भरा है, जो जनता को मैसेज दिया है और जो एकजुटता बनाए रखने की बात कही है, राजनीतिक अगर जिंदा है तो सत्ता कभी भी मिल सकती है। सियासत अगर जिंदा है तो सत्ता कभी भी मिल सकती है। और लालू यादव का सियासत अभी जिंदा है। और जिस भाजपा के सियासत को अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाया था, उसका ग्राफ गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। 2 सीट से अगर 303 सीट तक भाजपा पहुंची तो वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का कमाल था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कमाल नहीं था। लेकिन उस विचारधारा में जिस तरह से डेंट पड़ा है, जिस तरह से उस विचारधारा के साथ समझौता किया है, भाजपा गिरती चली जाएगी, उसका राजनीतिक तबाह हो जाएगा और सियासत नहीं रहेगा तो सत्ता भी नहीं। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।